हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हमारी जीके की कंटिन्यू सीरीज चल रही थी, कुछ क्लासेस हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके की ली है। आप उन्हें लेना न भूलें यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत का संविधान की जो उद्देश्य का है प्रस्तावना, वह हम इस वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप देख पा रहे होंगे भारत के संविधान की उद्देश्य का है। उद्देश्य का को ही प्रस्तावना कहते हैं। इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्या फैक्ट पूछे जाते हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, तो वह पूछे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यह 3 प्रकार का न्याय है। हम आगे वो डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो मेन पॉइंट है उनको हमने लिखा है, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यह 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो प्रस्तावना में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछता है कि न्याय कितने प्रकार का है प्रस्तावना में, तो 3 प्रकार का। और कौन कौन सा है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पूछता है स्वतंत्रता कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके बाद समता। समता मतलब होता है समानता कितने प्रकार की, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस प्रस्तावना सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 तो कब अंगीकृत किया गया प्रस्तावना को, तो यह डेट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, 26 नवंबर 1949। अब डिस्कस करने वाले हैं आगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे पूछे जाते हैं। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। तो प्रस्तावना को जो आदर्श है, प्रारूप है, वह किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किसके द्वारा किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में, इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। उसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं प्रस्तावना से, उनको हम जान लेते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो संविधान की चाबी या संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। तो सभी जो केंद्र बिंदु हैं, सभी शक्तियां निहित हैं, वो प्रस्तावना कहती है कि भारत के लोगों में है। और प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय हमने डिस्कस किया था, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का न्याय। न्याय है यहाँ पे 3 प्रकार का। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की, तो स्वतंत्रता है प्रस्तावना में 5 प्रकार की। न्याय है 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना और अभिव्यक्ति। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार का न्याय। उसके बाद समानता, जो समता लिखा था ना प्रस्तावना में हमने पढ़ा, वही समानता है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता, समानता, 2 प्रकार की इसमें समानता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो न्याय कितने प्रकार का, न्याय है 3 प्रकार का। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद स्वतंत्रता कितने प्रकार की, स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, विचार, विश्वास, धर्म, उपासना और अभिव्यक्ति। उसके बाद समानता कितने प्रकार की, तो समानता है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। आप वीडियो में बस अंत तक बने रहिए, आपको चीज़ें कब याद हो गई आपको भी पता नहीं चलेगा। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्दों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसी के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया 51A में। 51A आर्टिकल में मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था इसी संविधान संशोधन के द्वारा। और प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है इसी संविधान संशोधन के द्वारा। आपसे पूछ लेता है, कई बार पूछा है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार हुआ है केवल। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। प्रवर्तित का मतलब है आप न्यायालय में इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। 1957 में जो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल निर्णय आया था उसके थ्रू इसे किया गया। अर्थात यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है, मतलब प्रस्तावना को नहीं मानता है, तो उसकी रक्षा के लिए आप अदालत की सहायता, न्यायालय की सहायता नहीं ले सकते। नेक्स्ट है बेरूवाड़ी वाद 1960। बेरूवाड़ी जो वाद है वो कब हुआ था? 1960, 1960 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान का अंग किस वाद में नहीं माना, किस निर्णय में नहीं माना? तो बेरूवादी वाद में नहीं माना। कब नहीं माना? 1960 में नहीं माना था। इसलिए विधायिका का मतलब होती है संसद, प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद, ये आपको याद रखना है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद कब हुआ था? 1973, 1973 ईस्वी में। कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका मतलब संसद उसमें संशोधन कर सकती है। पहले न्यायालय ने कहा 1960 में बेरूवादी वाद में कि संविधान में जो संशोधन है, संविधान का जो अंग ही नहीं है प्रस्तावना, उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। यह कहा था बेरूवादी वाद 1960 में। उसके बाद तुरंत जो केशवानंद भारती बनाम वाद केरल राज्य आता है 1973 में, 1973 में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फिर इसे संविधान का अंग माना और संसद को यह अधिकार दिया कि वह इसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी दिया था। प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना था। तो कौन से वाद में, कौन से निर्णय में संविधान ने मूल ढांचा माना था प्रस्तावना को? तो केशवानंद भारती बनाम वाद में। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि मूल ढांचा का विस्तार ना हो, मजबूतीकरण ना हो। और यदि मूल ढांचा का विस्तार, मजबूतीकरण होता है तो संविधान उसमें संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अगला, भारत का संविधान अपना प्राधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की कहाँ से प्राप्त करता है? जनता से। प्राधिकार मतलब सभी जो शक्तियाँ निहित हैं वो प्रस्तावना कहा गया है कि जनता में निहित है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सर्वोच्च, पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था है भारत की उसमें सर्वोच्च क्या है? आपको ऑप्शन दे देगा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, या भारतीय संविधान, या भीमराव अंबेडकर सर्वोच्च हैं। तो उसमें संविधान सर्वोच्च है सबसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान में किस शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है? तो संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? राज्यों का संघ। भाग जो 1 है संविधान का, भाग 1 में जो आर्टिकल है 1 से 4, वह यही बताते हैं कितने राज्य हैं, संसद किसमें संशोधन कर सकती है। तो इसी से संबंधित है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रस्तावना से किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। हमने अभी डिस्कस किया था अच्छे से कि किस बात में, किस निर्णय में, किस केस में उन्होंने कहा था कि संशोधित किया जा सकता है और किस में कहा था कि नहीं किया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है। इस प्रकार से हमने सबसे पहले थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सारा कुछ आपका कवर हो रहा है। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है?
तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में संविधान की प्रस्तावना में भारत को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्ष स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है। भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को अपना इच्छानुसार धर्म के अनुसार, मतलब धर्मनिरपेक्ष जो अधिकार है वह किससे रिलेटेड है, तो वह अपने अनुसार धर्म अपना सकता है। यदि उसका जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, वह चाहे तो मुस्लिम धर्म अपना सकता है। तो इस प्रकार धर्म की स्वतंत्रता है। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है, तो वह प्रस्तावना में परिलक्षित होती है। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावना और आदर्शों को दर्शाता है, तो प्रस्तावना। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें, तो भारत का ईश्वरीय देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यही सही है, बाकी गलत है। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का अर्थ क्या होता है, गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है, तो डी, देश के सर्वोच्च पद पर जहाँ राष्ट्रीय तो वंशानुगत नहीं होते हैं, वो चुने जाते हैं, चुनाव होता है, और सभी जो है वो सही है। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है, तो गणतंत्र क्या सूचित करता है, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर राजा या रानी होता है, और जो गणतंत्र व्यवस्था होती है उसमें चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले आएंगे कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। तो हमने देखा किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, जो हमने पढ़ा है बहुत डीपली पढ़ा है, उससे बाहर नहीं जाएगा। यदि आप प्रस्तावना को, इस वीडियो को देख लेते हैं, पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं, 2-3 बार और देख लेना, तो वीडियो में ही सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इस प्रकार हम जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट उन पर वीडियो बनाते रहते हैं। यदि यह वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप कमेंट जरूर करें, उससे हमारा हौसला और बढ़ेगा और हम मेहनत करेंगे। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।